नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं दो विशेषकर ऐसी बातों का जिक्र करना चाहूँगा जो कि अधिकांशतः कोई भी सरकार या कोई भी ऐसी केयर टेकर सरकार कभी नहीं करती है, क्योंकि चुनावी काल के दौरान आचार संहिता लागू रहती है। लेकिन मोदी सरकार ने 7वें चक्र यानी जो कि 1 जून को होना है, उससे पहले जिस तरह का काम या यूं कह लीजिए कि प्रशासनिक बदलाव किया है, उससे तो ये एक शक होता है कि निश्चित तौर पर मोदी के हाथों में न सिर्फ देश का भविष्य सुरक्षित है और न ही वो किसी भी संवैधानिक संस्थाओं की परवाह ही करते हैं। यहाँ मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के उन आदेशों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ जो कि कई बार आपने देखा होगा कि जिनके आदेशों को, चाहे वो दिल्ली सेवा बल बिल हो या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी, किस प्रकार बहुमत के दम पर सदन में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदला गया। अन्य भी ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि इस समय चुनाव का काल चल रहा, सबसे ज़्यादा संवैधानिक जो संस्था, जो जैसे चुनाव आयोग हम सभी लोग कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी इस समय सबसे बड़ी है। लेकिन वो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल ही पालन पोषण करता दिखाई नहीं दे रहा। सवाल पूछने पर उनके चुनाव आयुक्त न सिर्फ नाराज हो जाते हैं, बल्कि इस तरह की बातें करने लगते हैं कि थोड़े दिनों बाद वो इस बात का जवाब देंगे। आखिर आम जनता के मन में शक आज है, और जवाब आप क्या 1 साल बाद देंगे या 1 महीने बाद देंगे, या आप रिटायरमेंट के बाद माननीय सदन के सदस्य बनने के बाद इस बात का जवाब देंगे। आज जब चुनावी आचार संहिता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री पर सवालिया निशान लग रहे हैं, किस प्रकार उन्होंने आचार संहिता होने के बावजूद भी न सिर्फ सेनाध्यक्ष के कार्यकाल को 1 महीने के लिए बढ़ाया, बल्कि 5-6 सचिवों की नियुक्ति और स्थानांतरण भी किया। निश्चित तौर पर इस समय केवल एक ही परिस्थिति में प्रधानमंत्री को कुछ अधिकार होता है, नहीं तो वो रैलियों के दौरान या चुनाव के दौरान सिर्फ एक बड़े दल के नेता होने के कारण ही चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उनके लिए सिर्फ सुरक्षा को छोड़कर और कोई भी इंतजाम नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ किस प्रकार प्रधानमंत्री ने इस प्रकार के काम किए, उसकी सब आलोचना ही की जानी चाहिए। सबसे ज़्यादा आलोचना की पात्र चुनाव आयोग है, जिसके की आंखों के सामने इस तरह के नियम विरोधी कार्य होते रहे। यहाँ मैं सवाल उठाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री को केवल आपदा काल में या कोई देश की सुरक्षा पर ऐसा कोई कारण आए, उस पर निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है, भले ही वहाँ चुनाव चल रहे हों। लेकिन इस समय न तो ऐसा कोई समय है और न ही ऐसा कारण है जिससे कि प्रधानमंत्री को इस तरह का आचरण करना चाहिए। और दूसरा, जिस तरह पंजाब और जिस तरह प्रधानमंत्री ने खुद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव को जेल भेजने, और इधर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जून जहां वोटिंग है पंजाब में,
वहाँ एक सार्वजनिक रैली में इस बात को उद्धृत किया कि भगवत मान की सरकार ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। यहाँ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री से, क्या आप पंजाब में राष्ट्र पर शासन लगाना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ तो केवल आपके 3 विधायक हैं और 92 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं। तो यहाँ तो न तो आपका ऑपरेशन लोटस सफल होने वाला है और न ही आप आम आदमी पार्टी में इतना बड़ा विभाजन करा पाएंगे। जब आप दिल्ली में अपने 2 कार्यकालों में जब वहाँ केवल आप हैरान तो करते रहे वहाँ के मुख्यमंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल भी भेजा, लेकिन आप वहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायकों में फूटन नहीं डलवा पाए। इक्का दुक्का विधायक ही सरकारी जांच एजेंसियों के भय के कारण जरूर अपने दल से किनारा कर गए होंगे, लेकिन इतना बड़ा विभाजन आप किस प्रकार कर पाएंगे, ये जवाब आपको देश की जनता को देना चाहिए। क्या ये एक प्रकार की धमकी है? आम जनता के विवेक पर भी सवालिया निशान है कि देश की जनता अपने किस जनप्रतिनिधि को चुने। क्या आप ही ये निर्धारित करेंगे कि अगर विपक्षी दल के किसी नेता को जनता अगर अपना रहनुमा चुनती है या वोट देती है तो उसको जेल में डाला जाएगा, या विपक्ष की चल रही सरकार को धराशायी किया जाएगा? आखिर ये कौन सी आपकी राजनीति है जिसे आप अन्य दलों से अलग बताते हैं? इसे ही तानाशाही कहते हैं। और ये तानाशाही अतीत गवाह है कि न तो इंदिरा गांधी की चली और न ही आपकी चलेगी। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। जब विपक्षी दलों को आपने नेस्त नाबूद करने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, यहाँ तक कि विपक्ष चुनाव न लड़ पाए, इसको लेकर आपने उनके आर्थिक स्रोतों पर चोट की, उनके खाते तक सीज किए गए, लेकिन आपने ये देखा और 4 जून को और भी आप देख लेंगे कि किस प्रकार इतनी एजेंसियों के बावजूद भी आप जनता को उसका मत बताने के लिए परिवर्तित नहीं कर पाए। और विपक्षी दलों ने, जिसे मैं ये कहता हूँ अधिकांश, कि जनता ने ही अपनी रहनुमाई का चुनाव अपने हाथ में लिया और 7वां चक्र जब आने को है, 1 तारीख को 57 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, इसमें भी जनता विपक्षी गठबंधन को मजबूती प्रदान करती दिख रही है। तो यहाँ ये बात आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि जब जनता विपक्ष में खड़ी हो जाती है मुट्ठी बांधकर, तो अच्छे से अच्छे तानाशाह अपना रास्ता बदल के या तो निकल जाते हैं या अपनी सत्ता को गंवाते हुए इस देश से ही उन्हें गायब होना पड़ता है, यानी कि झोला उठाना पड़ता है। अब आप ये तय कर लीजिए कि आप किस ओर आपको जाना है, क्योंकि जनता ने अब ये तय कर लिया है कि वो सत्ताधारी दल के साथ साथ विपक्ष को भी पर्याप्त मौका देने जा रही है और जहां वो ताकत से लड़ रहे हैं वहां उनको आशीर्वाद भी देने जा रही है। लेकिन अदबी चुनाव में जिस तरह का आचरण देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने किया, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।